आदिदेवी खजारार्षि नेमिनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आज की जय, मुनि संघ की जय। Life will not postpone our death, so let us not postpone our life. एक कोटेशन पढ़ा था, जीवन हमारी मृत्यु को कभी टालेगा नहीं। सो कुछ ऐसा करें अपने जीवन में कि अपने लाइफ को हम पोस्टपोन करना ना सीखें। एक वर्ड आप सभी लोगों ने सुना होगा, प्रोक्रास्टिनेशन, टालमटोल। सुना है? टालने की आदत, पोस्टपोन करने की आदत, कल कर लेंगे, अभी इतनी भी जल्दी क्या है, कर लेंगे ना आराम से, बहुत समय है। सुना ये शब्द? रोज करते हैं सभी लोग करते हैं, टाल मटोल सभी लोग करते हैं। कौन से कार्यों में टाल मटोल करते हैं? जो नहीं करना चाहिए कि जो करना चाहिए उसमें टाल मटोल होता है। कौन कौन करता है टाल मटोल? सभी लोग, स्टूडेंट्स लोग। असाइनमेंट सबमिट करना है, कर देंगे, आराम से तैयार कर लेंगे। हाँ, प्रिपरेशन करना है, एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, अभी तो बहुत टाइम है, 1 महीना है। हाँ, 1 महीना है, आराम से कर लेंगे। फिर लास्ट मोमेंट में भिड़ जाते हैं, दिन रात एक कर देते। पेपर सबमिट करना है, लास्ट डेट आ रही है, अभी भी टाइम है, मालूम 15 डेज है। फिर लेट फी करके पे करके फिर पेपर सबमिट करते हैं। इलेक्ट्रिक बिल पे करना है, भागते भागते दौड़ते दौड़ते लास्ट डे 5 o'clock काउंटर बंद होना, उसके पहले जस्ट पहुंचेंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे, किसी तरह हो जाए काम। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां व्यक्ति इस प्रकार के स्वभाव को बना करके चलता है, प्रोक्रास्टिनेट करते ही रहता है। आज इसी विषय में थोड़ा अपन डिस्कशन कर लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है और शायद सबके साथ होता है। होता है कि करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, उनको लेकर के यदि चलें तो बात बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्या कॉजेज हैं जिसके कारण व्यक्ति प्रोक्रास्टिनेशन करता है? कौन कौन से कॉज है, क्या कारण है ऐसे? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द प्रोक्रास्टिनेशन? उसके इफेक्ट हमारे जीवन में क्या होते हैं, एंड हाउ वी कैन ओवरकम द प्रोक्रास्टिनेशन, हम उसे कैसे जीत सकते हैं? क्या बेसिकली ये होता है, क्यों होता है, इसके क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते हैं और कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा लाइफ में? आशीष जी, आप भी करते हो? अरे, आप तो बिजनेस कंसल्टेंट हो। हाँ, एडवाइस तो सबको अच्छे से देते ही होंगे। ग्रोथ अच्छी होने के लिए, अच्छी करने के लिए टाइम टेबल के अनुसार राइट टाइम पे राइट डिसीजन होना चाहिए, राइट एग्जीक्यूशन होना चाहिए, राइट प्लानिंग होना चाहिए।
होना चाहिए। तो जो बिजनेस कंसल्टेंट होता है बेसिकली कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो तो अपनी लाइफ में प्रॉपरली पंक्चुअल रहता होगा, सही टाइम पे सही काम करने वाला रहता होगा, सही डिसीजन लेने वाला होता होगा। होता है कि नहीं होता? होना चाहिए, होना चाहिए। तो होता क्यों नहीं है? अच्छा, क्यों ये प्रोक्रास्टिनेशन की आदत सबको पड़ी हुई है? क्या उसका कारण है? मेन कारण प्रमाद, आलस। आलस के कारण व्यक्ति टाल देता है जो करने योग्य कार्य है। कहा तो ये जाता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा बहुरी करेगा कब। ये दुआ है ना, कबीरदास का ही है। वैसा प्रमादी लोगों के लिए, हम लोगों के लिए ही है। नहीं, कबीरदास का ही है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा बहुरी करेगा कब। कल करना है तो आज कर ले, आज करना तो अभी कर ले, पल में ही प्रलय हो जाएगा, फिर कब करेगा। लेकिन आज की नीति क्या है आपकी, अपनी क्या है सबकी? आज करे सो कल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या जब जीना है बरसों। दोहा ही पूरा पलट दिया लोगों ने। आज करना तो कल कर लेंगे, क्या जाता है, कल करना तो परसों कर लेंगे, इतनी भी जल्दी क्या है। जीवन में बहुत समय है, लाइफ बहुत अच्छी है। पर कहा तो यह गया कल करना है उसे हम आज कर लें, आज करना उसे आज अभी निपटा लें। क्यों हम ऐसा करते हैं? और बहुतों के साथ होता, शायद हमारे साथ भी होता होगा। ऐसा नहीं कि हमारे साथ भी नहीं होता होगा, होता होगा कभी। सबसे बड़ा रूट कॉज क्या है यह नीति को अपनाने का? प्रायोरिटी और प्रमाद। क्या प्रायोरिटी और प्रमाद? प्रायोरिटी होगी तो पहले करेंगे हम। नहीं, मतलब उल्टी गलत प्रायोरिटी हो गई इसलिए। अच्छा, सही प्रायोरिटी नहीं होगी, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट में होगा तो ऐसा है। आपको मेडिकल चेकअप कराना है, रूटीन मेडिकल चेकअप। हाँ। सपोज एवरी क्वार्टरली होता होगा ना, अथवा 6 मंथ में एक बार होता होगा। वैसे इंडियन में तो होता ही नहीं है कोई कराते ही नहीं है। तभी कराता है जब कोई कंपनी स्पॉन्सर्ड होगा तो फिर करा लेगा। तो भी नहीं करते, नहीं कराते। कंपनी स्पॉन्सर्ड हो तो भी नहीं करते, नहीं करते। तो फिर अपनी हेल्थ, अपनी लाइफ तो ये तो प्रायोरिटी लिस्ट में अच्छी नहीं है, प्रायोरिटी में नहीं आ रहा है ना। कैजुअल एटीट्यूड, कैजुअल एटीट्यूड क्यों डेवलप हो गया है? रीजन क्या है उसके पीछे? देखो, जब तक हम इस रूट कॉज को नहीं पकड़ेंगे हम इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। हाँ, इंपॉर्टेंस नहीं है, सब एक दूसरे से लिंक्ड होते चले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि आलस के कारण, प्रमाद के कारण। हाँ, प्रमाद बहुत बड़ा फैक्टर है। नींद आ रही है, कौन सवेरे से उठ करके पढ़ाई करे, थोड़ा और सो लेते हैं। बच्चे लोग की आदत तो यही होती है ना, स्टूडेंट्स की। मम्मी उठाते रहती है, पापा उठाते रहते हैं, हाँ उठ रहा हूँ। फिर मम्मी किचन में चली थी, फिर वो सो जाता है। उठता है, थोड़ी देर बैठता है, फिर जैसे ही देखा पेरेंट्स गए फिर वाड़ा हो जाता है। होता है शायद सब बच्चों के साथ होता है। खैर बच्चों की बात अलग है, क्योंकि उनका जो फेज है उनको निद्रा ज्यादा आती है। उस पीरियड में तो नींद ज्यादा आती है। चलो पेरेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तुरंत टाल देते हैं, प्रमाद आ जाता है, आलस आ जाता है। आलस से हमें किन किन कारणों में, किन किन कार्यों में आता है? जिसमें इंटरेस्ट कम होता है, रुचि कम होती है, उसमें आलस ज्यादा आता है। ऐसे ही है। इंटरेस्ट और अच्छा, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट दोनों बोल रहे हो। अच्छा, जरूरत से ज्यादा जब हमें मिल जाता है, पहले हमें मिल जाता है जिसको हम डिजर्व नहीं करते, तब ऐसा।
अनड्यू प्रॉफिट हो जाना, समय से पहले मिल जाना, बिना मेहनत के मिल जाना, बैठे बिठाए मिल जाना, उसमें हम आलस कर जाते हैं। ऐसे ही है। जिसकी वैल्यू हम नहीं जानते, जिसका इंपॉर्टेंस हमें नहीं है, उन कार्यों में हम आलस कर जाते हैं। अब देखना कैसे इंटर रिलेटेड होता चला जा रहा है। हमने रूट कॉज खोजा कि प्रमाद के कारण, आलस के कारण टालते चले जाते हैं, और वो आलस पैदा होता है। फिर हम सोचते हैं हाँ हमारा इंटरेस्ट नहीं है, उस व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं है, इस कारण वो प्रमाद कर जाता है। इंटरेस्ट हमारा कब, कहां और किस में डेवलप होता है? आपकी रुचि कहां पैदा होती है? क्यों पैदा हो जाती है? किस में पैदा हो जाती है? कारण है उसका। आज थोड़ी कारणों की अपन चर्चा कर लें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यदि कारण हमें पकड़ में आ गए तो बहुत जल्दी इसे छुटकारा पा जाएंगे। हाँ, वो देना, माइक दे देना उनको थोड़ा सा। होना नहीं चाहिए जो सबके साथ होता है, करना नहीं चाहिए वो हम करते चले जाते हैं। एक होने की बात है, करने वाली भी बात है। तीन या चार चीजें हैं। सबसे पहले तो बेसिक नेसेसिटीज। द ड्राइव टू फुलफिल थ्री बेसिक नेसेसिटीज ड्राइव्स द पर्सन टू डू समथिंग। इफ दोज थिंग्स आर फुलफिल्ड, there are 2-3 other basic instincts. It was to prove that I am successful in life to the society. That is one drive. Second, that I am a man, I am a woman, proving that to the society, and that I can take care of my family, proving that to the society. These three things drive a person to, like To develop show more interest. interest. Yeah. बेसिक नेसेसिटी जिसकी फुलफिल नहीं होती है तो भी ऐसे कई लोग देखने में आते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं होता। हमने ऐसे कई लोगों को देखे हैं जिन्हें बहुत सारी, ढेर सारी कमियां हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो आलसी बने रहते हैं। नहीं, आपने कहा बहुत अच्छी बात कही। जब बेसिक नेसेसिटी होती है, जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो व्यक्ति की चाह उस ओर पैदा होने लगती है, उसको पाने की लालसा पैदा होने लगती है। लालसा, वो चाहने, वो कामना, उस ओर अग्रसर हम तब होते हैं प्राय जब उसकी वैल्यू हमें बहुत अच्छी से समझ लेते हैं। जब इंपॉर्टेंस हमें समझ में आने लगेगा, आप कुछ भी करने के लिए आधी रात को भी तैयार हो जाओगे। सपोज आपके पास एक गोल्ड रिंग है जिसमें डायमंड लगा है, बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है। उसकी केयर करने के लिए आप टालोगे नहीं, उसे टालोगे? आपको मालूम है करोड़ों की वैल्यू है इसकी। यदि मैंने अभी आलस कर दिया तो चले जाएगी। इस कारण अच्छा सेफली रखना है, ट्रेजरी में रखना है। आधी रात को भी आपसे कोई कहे तो आप तैयार हो जाओगे उस कार्य को करने के लिए। हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तो जैसे ही हमें कीमत पता चलने लगती है किसी चीज की, इट्स वेरी वैल्यूएबल, तो हम प्रमाद को छोड़ने के लिए आसानी से तैयार भी हो जाते हैं। आप सो रहे हो, वैसे नहीं उठते जल्दी 4 बजे, धीरे से आकर कोई कान में कह दे, इस कोर्ट में सो रहे हो, मैंने इसके नीचे घूमता हुआ एक सर्प देखा है, स्नेक। आप तो रात को आकर के सो गए थे, उस समय तो ध्यान नहीं गया, लेकिन मॉर्निंग में मैंने देखा भी सांप यहां से जा रहा था। क्या करोगे? 4 बजे की बात है, सो जाओगे? क्यों? रजाई उड़कर एकदम सांप घूम रहा तो घूमने दो, सो जाओगे?
नहीं सोओगे? क्यों नहीं सोओगे? बोले नहीं, रात में देखा था, अभी नहीं देखा। सामने वाला कह रहा है अभी नहीं है, रात में यहां से गुजर रहा था। अब क्या हो जाएगा? क्यों नींद नहीं आएगी अब आपको? मृत्यु का भय, जीवन जानने का डर, जीवन जानने का डर कि जीवन बहुत कीमती है, उसे बचाने की भावना। क्यों? अपने आप को खोने का भय कि हमारी लाइफ बहुत कीमती है, उसे हम यूं ही नहीं दे सकते। बैक ऑफ माइंड क्या आया? हमारी लाइफ की कीमत बहुत है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। बस द मोमेंट हमें पता चल जाता है कि बहुत कीमती है, फिर उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जब किसी मां को उसके बेटे की लाइफ ज्यादा कीमती लगने लगे तो अपनी कुर्बानी देने को भी तैयार हो जाएगी। इंपॉर्टेंस, मेरा बेटा है, उसे बचाने के लिए मैं प्रमाद नहीं करूंगी। नहीं करती है वो, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं वो पेरेंट्स। उस समय वो टालेंगे नहीं, उस समय पोस्टपोन नहीं करेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करेंगे। तो प्रोक्रास्टिनेशन की भावना पैदा ही तब होती है जब हम किसी चीज की कीमत करना नहीं जानते हैं। यदि इंपॉर्टेंस हमें समझ में आने लगे तो हम कभी नहीं टालेंगे, बल्कि समय से पहले कर लेंगे। तो जहां तक हम समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन है, कॉज निकल करके आता है इंपॉर्टेंस को नहीं जानना। होता है ना ऐसे। अब इंपॉर्टेंस हमें पता चल गया तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट भी डेवलप होने लगेगा, रुचि भी पैदा होने लगेगी। हम उस ओर भागने भी लगेंगे। दिन रात एक कर देता है व्यक्ति, न उसे दिन का पता, न रात का पता, न भूख का, न प्यास का पता। कभी टालता नहीं वो, एक जुनून उसके भीतर सवार हो जाता है, उसी के पीछे वो भागता चला जाता है। ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो जीवन में यदि हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो पहले इसका इंपॉर्टेंस समझो। और इसी को यदि हम धर्म से रिलेट कर दें तो एक दुर्लभ भावना आती है, बुद्धि दुर्लभ भावना आती 12 भावना में, वो हमें वहीं लेकर के जा रही है। दुर्लभता है, इट्स वेरी रेयर है। जैसे ही व्यक्ति को रेयरिटी पता चलती है, अब उसे सहेजने लगेगा, जोड़ने लगता है, पकड़ने लगता है। और जहां ये समझ में आता है वेरी इजीली मिल जाएगी, तो फिर वो छोड़ने लगता है। फिर ज्यादा पकड़ता नहीं, उसकी आसक्ति ज्यादा नहीं रहती है। सोचा आपने कभी? देखना कैसे इंटरलिंक्ड होते जा रही हैं सारी कड़ियां एक दूसरे से। जब जब हम टालते हैं किसी भी कार्य को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे पेरेंट्स हो। अब डॉक्टर ने कह दिया है ज्यादा घी तेल नहीं खाना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। मार्जिन आ चुकी है, जो ब्लड सैंपल, जो ब्लड रिपोर्ट दिखा रही है एकदम मार्जिनल लेवल पे कोलेस्ट्रॉल हो चुका है। क्या करोगे? अपने आप ही कंट्रोल करने लगता है व्यक्ति, किसमें टाल देता है, उसमें टाल देगा। हाँ, अभी सेकंड टाइप के लोग भी होते हैं,
डॉक्टर ने कह दिया है कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, अरे जब बढ़ेगा बढ़ेगा देख लेंगे, अभी तो खाओ पियो। कुछ ऐसे ही लोग भी होते हैं। हाँ, डायबिटीज बहुत ज्यादा है, 350 हो गया, क्रॉस कर रहा है, 400 हो रहा है, फिर भी वो क्या बोले, दिल है कि मानता नहीं है ना, जी ललचाए रहा ना जाए, फिर वो मीठा खा ही लेता है, खा लेता है, स्वीट्स खा लेता है कि नहीं खा लेता। अच्छा, कितने लोगों को डायबिटीज है यहाँ पर? बहुत सारे हैं। कितने लोग मीठा खा, जो डायबिटिक हैं स्वीट्स खाते हैं, मीठा खाते हैं, गुलदीप खाते हो? कितना डायबिटीज रहता है? अच्छा, बॉर्डर लाइन में, इस कारण। और कोई बॉर्डर लाइन क्रॉस कर लेता है फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बोले क्यों? इंसुलिन का इंजेक्शन तुम्हारे पास है ये। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जान रहे हैं कि हमको खतरा है, फिर भी वह कर जाते हैं उस कार्य को जो नहीं करना चाहिए। जिसे टालना चाहिए उसे नहीं टालते, जिसे नहीं टालना चाहिए उसे टाल देते हैं। अच्छा, प्रोक्रास्टिनेशन अच्छा होता है कि बुरा होता है? एक प्रश्न पूछना चाहते हैं उससे, अच्छा है कि बुरा है? क्यों अच्छा होता है कि बुरा होता है प्रोक्रास्टिनेशन? कि अच्छा भी है बुरा भी है? अच्छे कार्यों में प्रोक्रास्टिनेशन बुरा होता है और बुरे कार्यों में प्रोक्रास्टिनेशन अच्छा होता है ना? मैं आपको बदला लेना है, छोड़ूंगा नहीं उसको, निपटा दूंगा, टाल दो। गुस्सा आ रहा है, अभी गुस्सा नहीं करूंगा, टाल दो। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उस समय टाल देना चाहिए, कोई भी एक्टिविटी छोड़ देना चाहिए। लेटर लिखना है, ईमेल करना है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, जब मैं गुस्से में हूं तो कुछ अच्छा से नहीं कर पाऊंगा, काम बिगड़ गया ही। तो जब जब बुरे कार्य हो तो वहां प्रोक्रास्टिनेशन बहुत अच्छा होता है, और जब जब अच्छे कार्य हो वहां प्रोक्रास्टिनेशन बहुत बुरा होता है। तो आप लोग टाल मटोल कहां करते हो, कब करते हो? सभी लोग अच्छे कार्यों में। अच्छे कार्य में किसी को क्षमा करना है, मान लो, जब क्षमा करना ही है, सॉरी कहना ही है, क्यों टालते हो? कह दो ना। क्यों न्यू ईयर का वेट करते हो? न्यू ईयर में करूंगा उसको क्षमा, फोन करूंगा, नया साल लग गया आज फोन करना के बोलना। अच्छा, बर्थडे है, बर्थडे के दिन फोन करके बोलूंगा आई एम सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई थी। कुछ लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं कि नहीं, नए साल से मैं गुटखा, अब न्यू ईयर से अब गुटखा नहीं खाऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा। जब छोड़ना ही है सिगरेट गुटखा, जब छोड़ना ही अल्कोहल, तो क्यों न्यू ईयर का वेट किया जा रहा है? क्यों न्यू ईयर तक टाला जा रहा है? क्यों बर्थडे तक टाला जा रहा है? अभी क्यों नहीं? जो कार्य करना है उसमें क्यों टाल मटोल? उसमें इसलिए हो जाता है, वहां पे हमारा प्रमाद आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, हम जानते हैं इसकी वैल्यू बहुत है, उसे हम लाइक भी करते हैं, रुचि का भी है सब्जेक्ट, फिर भी वहां आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति नहीं जानता है, वैल्यूएबल नहीं है, है वैल्यूएबल, बहुत कीमती है। कई केसेस ऐसे भी देखने में आए हैं, आते हैं। आपको मालूम है आपकी जान की कीमत बहुत है, लाइफ की कीमत बहुत है, हर एक व्यक्ति जानता है। नहीं जानता? मेरे जीवन की कीमत बहुत है, इससे कीमती तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वो चाहता भी अपने आप को बहुत अच्छे से चाहता है, फिर भी टालते चले जाता है अच्छे कार्यों को। उससे कहा जाता है सिगरेट पीना छोड़ दो, टोबैको छोड़ दो, कैंसर हो जाएगा। मैं जानता हूँ कैंसर होता है तंबाकू खाने से। क्या कहता है वो? मालूम है। सिगरेट पीने से कैंसर होता है, मैं जानता हूँ।
अब ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में वो क्यों टालता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है। अपन ने पहले सिनेरियो लेकर चले हैं, आलस, प्रमाद, उसके पीछे कारण हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसके पीछे कारण लैक ऑफ वैल्यूज, हमें नहीं पता उसकी क्या है। अब हम उस केस की बात कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट भी उसका बहुत अच्छा है, वैल्यू भी उसकी, उसे पता है, वो चाहता भी है। अब यहां भी वो टाल मटोल क्यों कर रहा है? एडिक्शन, विषयों की बहुत ज्यादा चाह होता है, या यूं कहे अभी उसे अपनी लाइफ से ज्यादा कीमत उस सिगरेट की लग रही है, उस पाउच की, गुटखे की है, उस एक बोतल की है। क्या हुआ? नहीं, अभी उसकी पीयर प्रेशर की हम बात नहीं कर रहे। अभी हम उस केस की बात कर रहे हैं जहां व्यक्ति सब कुछ जानकर समझकर ते हुए भी नहीं टाल पा रहा है, तो वह ज्यादा बहुत एडिक्टेड हो जाता है, अथवा उस पर्टिकुलर व्यसन से वो ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो इस केस में भी व्यक्ति अच्छे कार्य में आगे नहीं बढ़ता, उसे भी वो टाल देता है, टाल देता है। तो क्या किया जाना चाहिए? थोड़ा सा इसको भी समझने की कोशिश करें। और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, कॉजेज हो सकते हैं? अब जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट लाइफ में अच्छी डिग्री चाहते हैं, अच्छे मार्क्स चाहते हैं, अच्छा प्लेसमेंट चाहते हैं, पसंद भी करते हैं, फिर भी अपने असाइनमेंट को क्यों टालते रहते हैं? एग्जाम सर पे आने वाली है, फिर भी प्रिपरेशन शुरू क्यों नहीं करते वो? ओवर कॉन्फिडेंस कि और कुछ कारण है? फोकस डाइवर्सिफाइड हो गया है। गलत संगति कि प्रमाद वहां पर भी। कुछ ऐसे बच्चे ऐसे हैं जिनकी संगति गलत नहीं है, फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है उनको अपने ज्यादा। प्रमाद तो है, पर प्रमाद क्यों कर रहे हैं? हम प्रश्न ये उठ खट रहे हैं। आलस तो है सब, नो डाउट, बिना आलस के तो कुछ होता ही नहीं है। सबसे बड़ा रूट कॉज तो है आलस, लेकिन आलस भी क्यों हो रहा है उन्हें पैदा? इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, हम बात करें इंटरेस्ट भी है उतना, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। फियर ऑफ फेल्यूर, फियर ऑफ रिजेक्शन। यदि अभी कर जाऊंगा तो मुझे पता है मैं कर नहीं पाऊंगा, यदि फेल हो गया तो। इस कारण अभी थोड़ा टाल दो। नहीं करे तो डेफिनेटली फेल होगा, जब बात का बाद में देखेंगे, पर अभी तो एक टाइम फेज है, थोड़ा सा बच सकते हैं। होता है एक फियर ऑफ रिजेक्शन, अभी मैं प्रेजेंट कर दूंगा तो अच्छा से प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, एक ये भी भाव हो सकता है। इम्परफेक्शन, परफेक्टनेस अभी मेरे भीतर नहीं आ पा रही है, इसका थोड़ा टाल दे। लेकिन एक अंदर का भय भी होता है, डर भी होता है, इस कारण भी वो आगे नहीं आ पाते। होता है अच्छे काम करना है, अच्छा नियम लेना, सपोज
हम आपसे कहें कि देखो व्यसनों को त्याग कर देना चाहिए आप लोगों को, फिर भी आप टालते चले जाते हो। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है पालने का, कि फियर ऑफ फेल्यूर? हम आपसे कहते कमिट कर दो, नहीं अभी नहीं, थोड़ा रुक करके बाद में सोचते हैं, विचार करते हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक वो अंदर थोड़ा सा आश्वासन था, जो होगा देख लेंगे बाद में। एक फियर ऑफ फेल्यूर भी होता है व्यक्ति के मन में। अभी तो टालो, फिर बाद में जो होगा देख लेंगे। अभी तो अवॉइड कर दो थोड़ा सा, अभी तो पोस्टपोन कर दो। कुछ लोगों की आदत है लिंगरिंग ऑन करने की, नहीं होती कुछ लोगों की आदत। होती है ना? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ मोटिवेशनल फैक्टर, वो भी टालने पर कई बार मजबूर कर देता है। यहां पे वो आलस के कारण नहीं कर रहा, टाल रहा है। एक अंदर उसके भीतर भय पैदा हो गया, डर पैदा हो गया, इसका हम थोड़ा सा टाल दो। अंदर गुरुजी डांटेंगे, टीचर से डांट पड़ेगी, पेरेंट्स डांट पड़ेगी, इस कारण अवॉइड करता चला जाता है, पोस्टपोन करते चले जाता है। बाद में जो मेजर सेटबैक होगा, मेजर लॉस होगा, उसके बारे में सोचता नहीं है। पर इमीडिएटली अभी तो मैं बच रहा हूं। होता है ऐसा? नहीं होता। समझ में आ रही है हमारी बात? नहीं समझ में आ रही? थोड़ा सा एनालिसिस करना सीखो, उन कारणों को पकड़ना सीखे हम। यदि हमारे भीतर ये आदत पैदा हो चुकी है तो हम किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं? सबके भीतर है, कुछ ना कुछ मात्रा में तो सबके भीतर रहती ही है। मजबूरी में हम टाल रहे हैं क्या? प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं कि आलस प्रमाद के कारण कर रहे हैं, कि इंटरेस्ट नहीं है, कि अब कौन करे, जाने दो, जो होगा सो देख लेंगे ना बाद में, अभी तो आराम से रहो। कि एडिक्शन लग चुका है हमें उसका, इस कारण हम टालते चले जा रहे हैं। अथवा चाह करके भी हम अच्छे कार्य को अपना नहीं रहे, उसमें टालते चले जा रहे हैं। हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है, ऐसा हो गया है। कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, बहुत सारे रीजन बन सकते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों मनीष जी, आप कब टालते हो बताओ? हाँ, और सुबह 5:30 बजे नींद भी खुली, फिर भी मैंने टाल दिया 1 घंटे, क्योंकि मैं 5:30 बजे नहा के अच्छे मन से आता तो लेट हो गया। नहीं, रीजन हम अभी अपन रीजन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके सॉल्यूशन में तो बाद में चलेंगे अपन, पहले हम उसके रीजन तो फाइंड आउट कर लें क्या है आखिर, क्योंकि हम डायग्नोस तो प्रॉपर कर लें। हमारे भीतर यदि आदत है, और सबके भीतर होती है, 19-20 का अंतर है, बस बात अलग है। यदि फियर के कारण हो रही है, फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ फेल्यूर है, तो फिर हमें उस दिशा में काम करना पड़ेगा, उस वर्कआउट करना पड़ेगा। हम उसको कैसे जीत पाए? आलस के कारण हो रहा है तो फिर हम उस दिशा में काम करेंगे। एडिक्शन के कारण हो रहा है तो फिर हम उस दिशा में काम करेंगे। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो उसी दिशा अनुसार चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि सबके लिए एक जैसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो नहीं चल सकता। सिम्टम्स भले ही एक जैसे हैं सबके, लेकिन ट्रीटमेंट
सबका डिफरेंट रहेगा। फियर ऑफ फेल्यूर में तो फिर भी थोड़ा जस्टिफाई किया जा सकता है कि वो कैपेबल नहीं है, कॉन्फिडेंस उसका लूज है, वो चाह रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा है, इस कारण टाल रहा है। लेकिन जब आलस और प्रमाद की बात आ जाती है, वो तो जस्टिफाइबल नहीं होता है। उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं ठीक कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं। और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग करते हैं सब। आप लोग भी करते हो ना? अब दूसरा क्वेश्चन, करते हैं कि होता है? कौन से फेज में हम हैं बताना। आप लोग कौन से फेज में हो? कौन से वाले? करते हो कि होता है? अच्छे से सोचो। प्रोक्रास्टिनेशन होता है कि करते हो? ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है। ये एक ही जैसा है? करते करते होता है। जब हम होने वाले फेज में आ गए, इसका मतलब है डेंजरस सिग्नल है, अलार्मिंग सिग्नल है। अब हम हैबिचुअल हो चुके हैं। होने वाले फेज में आ गए मतलब हम हैबिचुअल हो चुके हैं। करने में तो फिर भी कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई, उसको करना पड़ रहा है। चाह नहीं रहा है लेकिन करना पड़ रहा है। और होने लगे अब उसके सबकॉन्शियस में वगैरह फीड हो चुका है, अब अपने आप ही वो आदत में शामिल हो चुका है। तो यदि उस फेज में आ गए तो उससे निकलना बहुत कठिन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अब उसके कंट्रोल में नहीं रहा वो। जब वो हैबिट बन जाती है हमारी, तो हैबिट को एकदम से बदलना आसान नहीं होता है। जब गहरे संस्कार में समाहित हो जाए, उसे चेंज करना आसान नहीं होता है। वो डीपली प्रविष्ट हो चुका है, क्रॉनिक डिजीज की भांति हो गया है। और जो डिजीज क्रॉनिक हो जाती है, वर्षों से जो अपना घर गहरा बना चुकी है, उससे निजात पाना आसान नहीं होता। ऐसे है ना? थोड़ा सा अपना अपना अध्ययन सभी लोग करें, एनालाइज करें अपने आप को। हम कौन से फेज में पहुंच चुके हैं? करते हैं कि होते हैं? करते हैं तो मजबूरी है, उससे फिर भी जल्दी ठीक हो सकते हैं। मतलब जस्ट लाइक वायरल फीवर, टाइफाइड हो गया ठीक है, मलेरिया हो गया ठीक है, कुछ दिन की मेडिसिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन होना है, हो रहा है, तो खतरनाक सिग्नल है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? कितने लोग होने वाले फेज में पहुंच चुके हैं, टालने की आदत ही पड़ चुकी है। अब बताइए क्यों? मैं बच्चों के साथ होता है ऐसा? स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है? नहीं होता है, आदत पड़ गई जाती उनकी। स्कूल जाने के पहले होमवर्क खोल करके बैठते हैं ऐसा? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, प्रोक्रास्टिनेशन अच्छे कामों में और बुरे कामों में, दोनों में काफ़ी कुछ मतलब डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में हो, किस एनवायरनमेंट में हो, आपके साथ के लोग वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे। बहुत सी बार ऐसा होता है आपको इंटेंट है करने का, बट आप देखते हो कि पहले कोई दूसरा करे तो फिर मैं भी करूँ, या बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे एक बुरी चीज़ छोड़नी है तो ग्रुप में क्या होता है कि अगर
कोई एक छोड़ता है तो दूसरा मोटिवेट होकर करता है, बट अगर कोई भी नहीं छोड़ रहा है तो फिर वो सोचता है कि ठीक है मैं भी टाल देता हूँ उस चीज़ को। और अच्छे काम में भी वैसे ही होता है महाराज जी, कोई अगर अच्छा कर रहा होता है तो उसको देख के आप भी मोटिवेट होते हो करने के लिए, बट अगर कोई नहीं कर रहा होता है तो शायद वो भी आप उस चीज़ को फिर टाल देते हो। तो ये एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है देखने को मिलता है। कंपनी को के अनुसार होता है, सराउंडिंग के अनुसार होता है। सराउंडिंग का भी काफ़ी इफेक्ट होता है। हाँ, एक कारण तो है इसमें, इफेक्ट तो होता है। तो कोई अपने ग्रुप से अलग जाके कुछ करना थोड़ा सा डेयर नहीं करता है, मतलब उसको लगता है कि शायद मे बी मैं उस ग्रुप से शायद अलग हो जाऊंगा, या मैं मे बी उस ग्रुप को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, उसकी वजह से भी काफ़ी बार वो नहीं कर पाते। फियर ऑफ मतलब बीइंग अलोन अच्छा, और गोइंग अलोन। ऐसा भी है। फियर ऑफ लोनलीनेस। यदि मैं लीग से हट के चलूंगा तो अलग पड़ जाऊंगा। हाँ, होता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम हम आगे बढ़ाते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? साइड इफेक्ट्स कि सही इफेक्ट्स? क्या रिजल्ट उसका मिलता है? टाल मटोल करने से हमें क्या मिलता है? टाइमली काम नहीं होता, क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, अर्जेंसी क्रिएट होगी, और स्ट्रेस और एंजाइटी। नहीं, एंजाइटी लेवल की शुरुआत यहीं से होती है, यहीं से होती है। टाइम पीरियड बहुत कम है। अब 3 मंथ्स की जो स्टडी थी अब 3 डेज में कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स को। पूरे सेमेस्टर तक उसने स्टडी किया नहीं है, 3 डेज बाकी हैं सब्जेक्ट को कवर करना है। अब क्या होगा? जो काम 3 महीने में करना 3 दिन में कैसे पॉसिबल? क्या करेगा वो बच्चा? दिन रात एक कर देगा। एक तो बाद में होगा, उसकी हालत ही खराब हो जाएगी। स्ट्रेस लेवल हाँ अब एकदम बढ़ जाएगा उसका, एंग्जाइटी में। अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे पेपर दूंगा मैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए तो क्या होगा, कैसे स्कोर होगा, मार्क्स कितने आएंगे। होता है ये तो स्टूडेंट्स के साथ हो गया। आप लोगों के साथ कैसा होता है? कभी फील किया आपने? नहीं किया? हाँ, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, लास्ट मोमेंट का इंतजार ही करते रहते हो आप लोग। नहीं, अननेसेसरी स्ट्रेस व्यक्ति लेते चला जा रहा है, जबकि उसे पता है यदि मैं टाइम से पहले कर दूं तो बड़ा रिलैक्स होकर कर सकता हूं, स्ट्रेस फ्री रह सकता हूं, एंजाइटी फ्री रह सकता हूं। नहीं, वो तो ठीक है, अर्जेंसी में बेस्ट आ जाता है, कई बार ऐसा होता है, उसका साइड इफेक्ट्स भी है एक। अच्छा, शुरू करने से ज्यादा स्ट्रेस लंबा चलेगा? वाह 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 वाह, जल्दी शुरू करने से स्ट्रेस पैदा ही नहीं होगा। हम तो ये कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं जल्दी शुरू स्टार्ट कर लेंगे तो स्ट्रेस लंबा चलेगा। ये थियोरी पूरी बदल गई है। हाँ नहीं नहीं, ये पूरी सब कुछ बदला ही जा रहे हैं यहाँ तो। अच्छा, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। अच्छा, नो वर्क, ऐसा नहीं, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन
सही तरीके से न की जाए तो होगा। रादर इट शुड बी मोर स्टडी लेस कंफ्यूजन, होना तो ये चाहिए। जितना हम गहरा पढ़ेंगे, जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना डीप में जाएंगे, उतना कंफ्यूजन से हम ऊपर उठेंगे। ये जो बात बनी मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन है, सही प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ने के कारण हो रहा है। ये तो वैसा है कि 10 मिनट अपने हिस्ट्री पढ़ ली, 15 मिनट ज्योग्राफी पढ़ ली, 20 मिनट्स फिजिक्स पढ़ ली, फिर 10 मिनट्स फिर केमिस्ट्री पढ़ ली, फिर 5 मिनट बायोलॉजी पढ़ ली, फिर 20 मिनट मैथमेटिक्स पढ़ ली। बोले बहुत पढ़ रहा है बच्चा बहुत पढ़ रहा है, डेली 2-2 घंटे पढ़ता है। हाँ, 8th क्लास में मेरा बेटा 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ता है, मोर स्टडी कर रहा है। तो इसका नाम मोर स्टडी नहीं है। हाँ, एक सब्जेक्ट में थरो, वहां गहराई तक जाए तो तब हमें आए नहीं। जैसे हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं वहीं से हम रूट शुरू कर देते हैं, एंजाइटी की जड़ शुरू हो जाती है बढ़ना। वो हम ही करते हैं, वो स्ट्रेस लेवल भी हम ही स्वयं बढ़ाते हैं, हम ही मौका दे रहे हैं। क्योंकि वो प्रोजेक्ट इतने दिन का था, अब हमने रिड्यूस करके इतने दिन कर लिए हैं। करना तो है, डेडलाइन में सबमिट तो करना ही है, फिर कैसे होगा? फिर भागते दौड़ते गिरते पड़ते वो करेगा, जैसे तैसे करेगा, सब भूल जाएगा, कुछ नहीं सूझेगा उसे। लेकिन कुछ लोगों की धारणा है कि उस समय हमारा एकदम मैक्सिमम निकल करके आउटपुट आता है। हाँ, तो मैक्सिमम आउटपुट तब निकल करके आता है। हाँ, फिर बोले कि देखो मैं कितना टैलेंटेड हूं, 3 दिन में मैंने क्रैक कर दिया। हाँ, जो सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट करना था, मैं 3 दिन के स्टडी में इतने अच्छा स्कोर करके आया हूं। तो उसे ईगो भी आने लगता है, ईगो फैक्टर भी आ जाने लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि एक थ्रिल मिलता है अलग ही। ये भी होता है, एक सेंस ऑफ थ्रिल, ऐसा भी होता है। तो इसलिए वो प्रोक्रास्टिनेट करता है क्या? ऐसा नहीं, ये तो है एक प्रेशर, सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होना चाहिए, दैट्स गुड स्ट्रेस, वो अच्छा है, हेल्दी स्ट्रेस माना जाता है। क्योंकि थोड़ा जब तक प्रेशर ना हो तो हम स्टडी नहीं कर सकते, हम अच्छे से आउटपुट दे नहीं सकते, वो सीरियसनेस आ नहीं सकती। पर वो तो हेल्दी स्ट्रेस माना जाता है। ऐसा नहीं कि सारे स्ट्रेस ही अनहेल्दी होते हैं, एक हेल्दी स्ट्रेस भी होता है, और उसी हेल्दी स्ट्रेस के कारण हम अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हाँ? अच्छा, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, यू स्ट्रेस इज गुड, वो तो एग्री करते हैं। लेकिन जिस कार्य को आप सभी लोग कर रहे हैं वो हेल्दी तो नहीं है, वहां तो एंजाइटी जनरेशन हो रहा है, जो स्ट्रेस लेवल हो रहा है, व्यक्ति फिर डिप्रेशन में जा रहा है। तो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल। और उन क्षेत्रों में अपन करते हैं जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, छोटे छोटे कार्यों में। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करना, उसमें क्या है, 3 o'clock की ट्रेन पकड़ना है, 2:50 में आप घर से निकलोगे। हाँ, फ्लाइट 3 o'clock की है, अभी तो 1:30 हुआ टाइम है, 1:35 में आप घर से निकलोगे। फिर ड्राइवर से बोलेगा तेज चलाओ, तो लेट ना हो जाए। अब देखना, वो अननेसेसरी स्ट्रेस जो थोड़ा सा प्रीपोन करके बड़े इजीली एयरपोर्ट पहुंच सकते थे, स्टेशन पहुंच सकते थे, अब वो अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी एंजाइटी, वो भी दे रहा है। तेजी से चला, ट्रैफिक रूल को तोड़ते हुए, ऐसा भागते हुए, जैसे एक्सप्रेस पे वो पूरा प्लेन ही चला रहा हो मान लो। जहां नहीं डालना चाहिए, जहां
ये कार्य नहीं करना चाहिए वो हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? आज तो समय हो गया, थोड़ा सा इतना ही रखते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा और अच्छे से कल कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, इतनी कोई डाउट तो नहीं है? तो सबसे एक बात कहना है, हम स्वयं किस मोड में हैं पहले इसका अध्ययन करें। हम जो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं क्यों करते हैं, उस रूट कॉज को पहले समझने की कोशिश करें। कहीं हम उसके हैबिचुअल तो नहीं हो चुके हैं? यदि हैबिचुअल हो चुके हैं तो थोड़ा सा अलार्मिंग सिग्नल है, इससे ऊपर उठने में वक्त लगेगा। तो आज अपन ने समझा कॉजेस क्या है, क्यों ये पैदा होता है, उसके इफेक्ट्स थोड़े से और अच्छे से समझेंगे। फिर हाउ वन शुड ओवरकम इट, इसके बारे में जानने की कोशिश करें। ठीक है, इतना ही रखें। आचार्य परमेष्टि गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज को